मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। एक पख्तून भाई ने असेंबली में स्पीच की है कि मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। अब पख्तून खड़ा हो गया है और अब अगर हम जब भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है? कि क्यों पाकिस्तानी लोग, क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? जनूबी कोरिया में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। सदर यून सक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन महज चंद घंटों बाद ही उसे वापस लेना पड़ा। और उस मार्शल लॉ को, फौज की हुकूमत को, फौज के टेक ओवर को अवाम ने जिस तरह से नाकाम बनाया है वो कमेंडेबल है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि हिंदुस्तान अमेरिका की तरह नहीं है। वो चूंकि इस खित्ते से है, यहाँ की जुबान कल्चर को समझते हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टर्बुलेंस है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा है। वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे। क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? तो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला। एक पख्तून भाई ने केपी असेंबली में स्पीच की है कि मज़ा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो बांग्लादेश में 90,000 पतलूनें उतर जाती हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो कारगिल में दुश्मन तो हमारे फौजियों की लाशों को सैल्यूट करता है, लेकिन हमारे फौजी दुम दबा के भाग जाते हैं। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। बात तो सही है, लेकिन ये अब असेंबली में पख्तून डायरेक्ट स्पीच करके डायरेक्ट आर्मी को टारगेट कर रहा है। ये भी पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के बराबर है। पाकिस्तान की फाउंडेशन हिल जाएंगी अगर पख्तून ने हथियार उठा के पंजाबी आर्मी के सामने खड़े हो गए। अब पख्तून खड़ा हो गया है और अब अगर हम जब भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। तुम्हारी बंदूक के सामने हम बंदूक लेके आएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान इस्लामाबाद से बहुत दूर है। केपी तो बिल्कुल इस्लामाबाद के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो पख्तूनों से अब पंगा बढ़ गया है और बढ़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने जिस लहजे में और जिस ज़बान में इनसे बात की, वो वाकई देखने वाली बात है कि किस तरह इनका मुकाबला किया जाएगा। दोस्तों, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुई। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे लोग साउथ कोरिया जैसे हैं? साउथ कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया।
जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आना शुरू हो गए और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून को बैक ऑफ करना पड़ा और जो ट्रूप्स थे उनको नेशनल असेंबली से विड्रॉ करना पड़ा। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में कई दफा मार्शल लॉ डिक्लेयर हुए हैं लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाहर निकली हो। ये एक आप समझ लें कि ये एक अचंभे की बात है। जो फौजी थे मार्शल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए उनको भी विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है कि क्यों पाकिस्तानी लोग, क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? क्यों साउथ कोरिया के लोग, क्यों टर्की के लोगों ने प्रोटेक्ट किया डेमोक्रेसी को? रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ जो कू करने की कोशिश की, एंड बकौल रजब तैयब एर्दोगान जो फतह गुलन जो एक गुलन मूवमेंट है उसको लीड कर रहे थे, वो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान टर्की पे चीजें मैनूवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों अवाम टर्की की बाहर निकले, क्यों साउथ कोरिया की अवाम बाहर निकले, क्यों पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकली? ये क्लासिकल केस स्टडी है दैट व्हाई अदर पीपल लव डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी डोंट लव डेमोक्रेसी। अब साउथ कोरिया का जो पहली बात कर लें कि जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी लॉ मेकर्स इसको लिफ्ट करने की बात करें तो देन इट मस्ट बी एंडेड। जैसे ही मार्शल लॉ के अगेंस्ट वोट आया असेंबली के अंदर, लोग बाहर आना शुरू हो गए। लोगों ने उसी वक्त डिस्पर्स करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि अब मार्शल लॉ खत्म हो। पाकिस्तान में ये कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, लोग चुप करके घरों को चले जाते हैं। हमारे मुल्क की जो मुआशरे की ग्रोथ है, वो मुआशरे की ग्रोथ ही इन बुनियादों पे हुई है कि हम वेलकम करते हैं हर ताकत को, हर फोर्स को जो हमारे ऊपर आती है, हम उसको वेलकम करते हैं। हम खड़े होना पसंद नहीं करते, हम डंडे खाना, सोबतें बर्दाश्त करना। हमारे पंजाब के बारे में तो ये कहा जाता है, ऊपर से लोग आते थे इधर, हम उनको आगे दिल्ली भेज देते थे, ठीक है, और वेलकम करते थे, उधर चले जाए, हमें कुछ ना कहिएगा। तो हम लोग जो हैं वो तो वेलकम है। सो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला, लेकिन इस पाकिस्तानी कौम का एक डीएनए जरूर है कि वो इंडिया के खिलाफ लड़ने वाला डीएनए है, लेकिन टू फाइट इट्स ओन राइट्स इवन हम नहीं कर सकते। वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान का और शरीफ जरदारी का वही है कि इनके जो मास्टर्स या मेंटोर्स हैं अमेरिकन और ब्रिटिश, वो ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान को एंगेज करें और बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होगी अगर हिंदुस्तान के साथ बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस किस्म के ताल्लुकात इनके शुरू हो जाते हैं। ये अपनी जो फाइनेंशियल एम्पायर है, अब उसकी वायबिलिटी इनको चाहिए थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। और इनका ये ख्याल है कि हम इसी तरह से ये जो फौजी इंडस्ट्रियल एम्पायर है ये पाकिस्तान पे हुकूमत करती रहेगी, इंडिया भी हमारा पार्टनर बन जाएगा, वेस्ट भी उससे खुश हो जाएगा। और जब इंडियन कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी तो रिटायर्ड जर्नैल साहिबान जो हैं, जो भी आज मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये फिर इंडिया की कॉरपोरेशंस के पाकिस्तान के कंट्री हेड वगैरह भी जो है वो बन जाएंगे। यानी और दुश्मन इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है नॉर्थ के अंदर, अफगान। तो ये इस वक्त इनकी बॉटल लाइन है। इसमें बड़े खतरात लाहक हैं, इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज तो ये है इनके लिए कि हिंदुस्तान अमेरिका की तरह नहीं है। वो चूंकि इस खित्ते से हैं, यहाँ की जुबान, कल्चर को समझते हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टर्बुलेंस है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा है। वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे। तंग उन्होंने इनको बिल्कुल नहीं किया, वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे जो इनका और अमरीकियों का ख्याल था कि इनको मिल जाएगी। जो क्रिकेट के ऊपर आप देखें, जो हाइब्रिड क्रिकेट मैचेस की जो पूरी नेगोशिएशन हुई है, आईसीसी का जितना भी फैसला है क्रिकेट के हवाले से, मैचेस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये खालिस्तान पॉलिटिकल है। अगर वो इनको रिवॉर्ड करना चाहते होते इस स्टेज के ऊपर पॉलिटिकली, तो वो इनको पाकिस्तान के अंदर मैचेस दे देते। लेकिन इन दी एंड मैचेस जो हैं वो दुबई में ही होंगे। हाइब्रिड सिस्टम पे बात हुई। आखिरी में कमेंट आपको कर दूं, अर्नाब गोस्वामी जो एक इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है आरएसएस की फीलिंग को वो समझते हैं, उनका जो कमेंट है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, वहां पर मैं बात को खत्म करता हूं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं। मैं मानता हूं दैट ही इज अ वेरी वेरी डेंजरस मैन एंड ही इज अ क्रेजी मैन, यू नो, अ पर्सन लाइक दैट, बट द फैक्ट इज द क्रेजी मैन इज पॉपुलर इन योर कंट्री।
अभी आपका चॉइस है, आपकी सिविल वॉर हो चुकी है, चाइना आपका साथ नहीं है और पब्लिक डिसअफेक्शन बहुत ज्यादा है, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, रोटी के लिए तरस रहे लोग। इरशाद अहमद, आप इमरान खान को रिलीज कीजिए, और अगर पाकिस्तान के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, माय सजेशन इज अपने कंट्री को बचाने के लिए इमरान खान को रिलीज कीजिए, बैठ जाइए, बात करिए, सिचुएशन का हल निकालिए, नहीं तो खत्म है। 2024 के जो इलेक्शन थे वो फेक इलेक्शंस थे, आप हार गए। इंडिपेंडेंस जो इमरान खान के थे, उन्होंने 101 या 106 सीट जीती आपकी असेंबली में, शर्म आनी चाहिए आपको और आप जैसे लोगों को। इरशाद अहमद, साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है, और यूं हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा। द पॉइंट इज, देखें वहां पे जो है असेंबली जो है उनकी पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट थी, और अगर देखा जाए तो हम अपनी हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो बिल्कुल नल एंड वाइट हो जाती हैं। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें, द एंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय देम, स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए सब लोग खड़े हो गए, सारी दुनिया खड़ी होगी, यूरोपियन यूनियन खड़ी होगी, वेस्ट खड़ा हो गया और सबने खड़े होकर वहां पे स्टैंड लिया। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। अगर किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उसने कहा जनाब कि मैं मार्शल लॉ लाना है, तो वो लेके आएगा, ठीक है। और अब जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जहां पे हम प्रोटेस्ट जो होते हैं, जैसे अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई का, उसको भी जरा जहन में रखिए। जो प्रोटेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो जो थ्रस्ट होता था, वो जो जोर होता था, अपना वेट थ्रो करती थी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, सब नहीं, वो ऐसा बात रही नहीं, बनी नहीं बात। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट खत्म होता जा रहा है, उनका जो जिस तरीके से वो असर्ट करती थी वो खत्म होते जा रही है। मासेस के अंदर जिस तरीके से रूट्स के अंदर उनकी स्ट्रेंथ होती थी, वो ऐसा वहां पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका कंपैरिजन करना साउथ कोरिया के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है। कैप्टन कर्नल शेर खान ये 27th सिंध रेजिमेंट से थे, ये दुश्मन से लड़ रहे थे। अगली तरफ अगर मैं गलत नहीं, जो यूनिट थी या जो भी अगली तरफ उनका ब्रिगेड था, या मैं आर्मी के मामलात को इतना ज़्यादा नहीं समझता, वो 8 सिख था, 8 सिख रेजिमेंट उनकी जो आगे से लड़ रही थी। उसका एक वाकया ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि किस बहादुरी से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिनको बाद में पाकिस्तान ने निशान हैदर दिया, और दुरुस्त दिया क्योंकि वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, जिससे उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया, सवाबी का नाम भी उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया अपने ख़ानदान का। और ये बात दुश्मन मान रहा है। लेकिन अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट देखिए, रिस्पेक्ट देखिए लाशों की। आप यहाँ पर ये देखिए कि इंडियन आर्मी का जो ब्रिगेडियर है वो क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, ये ज़रा वीडियो में देखिए। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान? कर्नल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर? 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो, इसको मारो। उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर। बिल्कुल। आपने देख लिया कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा कह रहा है कि जवान बहुत खूबसूरत लड़ा। वो एक तो आप जरा गौर कीजिए कि ना सिर्फ ब्रिगेडियर खुद कह रहा है, बल्कि जब उसने अपने जवानों से पूछा 8 सिख के, तो उन्होंने भी कहा कि पूरी जवामर्दी से लड़ा है। शहीद हो गया लेकिन पूरी जवामर्दी से लड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को नस्ली दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हिंदुस्तान की फौज ही नस्ली होगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि जिनके साथ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद लड़ा था वो कम से कम वो लोग नस्ली थे, वरना वो कह देते कि नहीं, वो कोई झूठी कहानी बुन देते, वहां कौन सा कैमरा लगा हुआ था। वो नस्ली थे, उन्होंने सच बोला। और फिर ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने उनके लिए जो लिखा, उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसको रिकग्नाइज किया और पूरे एहतराम के साथ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की निशान हैदर की
जो जस्द खाकी था वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया और पाकिस्तान ने भी पूरे एहतराम और एहतमाम के साथ उनकी तदफीन की और पूरी कौम आज भी उनका एहतराम करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए, भले ऊपर बैठे लोगों का फैसला गलत था और वो अब सबके सामने नवाज शरीफ भी कहते हैं, सब कहते हैं, और ये जो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और दूसरे जितने भी इनके साथी शहीद हुए, वो एक गलत हिकमत अमली के बाद ये सब कुछ हुआ था और आज उसके ऊपर तकरीबन सारे मुत्तफिक हैं, तकरीबन। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला जब हो गया तो हो गया, और ये जवान फ्रंट पर लड़े, शहादतें दी, लेकिन दुश्मन ने इनकी लाशों और इनकी बहादुरी का जो है वो ऑनर